हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 26। आज करेंगे पार्ट 3। गाइस, कौन सा है चैप्टर? हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। चलिए देख लेते हैं एक बार सिलेबस दोस्तों। तो गाइस, यहाँ पे आप दोनों साइड देखते हुए चलिए। चैप्टर नंबर 1 से हम जो है कर रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 से आप दोनों साइड जो है सिलेबस एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोगों को करना है। अभी जो है हम फिलहाल जो चैप्टर नंबर 26 है ना, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हम इसकी बात कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा ये लास्ट पार्ट होगा इसका, और आज ही हो जाएगा कंप्लीट। चलिए दोस्तों, हम देखिए क्या कर चुके हैं। ये नोट्स हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 55 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम क्या है अब कर देंगे। इस पार्ट में जो है ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो गाइस, किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, दोनों को मिली हुई है। आइए थोड़ा समझते हैं इसको। इसमें लिखा है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और जो आपकी व्यवस्थापिका है यानी कि विधायिका है, यानी कि लेजिस्लेचर हो गया आपका, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका, ठीक है। तो ये दोनों के कार्यों की जो वैधता है उसकी जांच करना, मतलब ये जो भी काम करते हैं उसकी जो वैधता है उसकी जांच करना, यानी कि ये संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जांच करना। और क्या है, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित जो कानून है गाइस और प्रशासनिक नीतियां हैं उसकी संवैधानिकता का क्या करना है, परीक्षण कर उसके ऐसे उपबंधों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हैं, यानी जो संविधान का अतिक्रमण कह लीजिए, उल्लंघन कह लीजिए, अगर कुछ ऐसा करते हैं तो उसे असंवैधानिक घोषित कर देना उस नीति को या कानून को, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। सपोज कि आपके पास व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, वो कोई काम करती है, या जो आपकी व्यवस्थापिका है वो कोई कानून बनाती है, कोई नीति बनाती है, अगर वो संविधान के खिलाफ होता है या संविधान का उल्लंघन कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको असंवैधानिक घोषित कर देते हैं, और इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। कौन करता है ये काम? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में ये संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है उद्भूत है। मतलब ये कहाँ से लिया गया गाइज? तो हमें कहाँ से लिया ये? यूएसए, ठीक है, यूएसए से। फिर लिखा है भारत में संविधान के मुख्यतः अनुच्छेद 13, 32, 132 के अंतर्गत ये शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को कौन कौन से आर्टिकल देते हैं? आर्टिकल नंबर 13, 32 और कितना 136 देते हैं। वहीं अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं यानी कि उच्च न्यायालय को, तो ये शक्तियाँ कौन देता है, कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 226, 227 से जो है आपके राज्यों के जो उच्च न्यायालय है उनको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? संविधान के, ठीक है। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिकता नहीं होती। इसने कहा क्या? उच्च न्यायालय को ऐसा अधिकार नहीं होता है, तो गलत। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, उच्च न्यायालय को अधिकार होता है, वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, और अगर संविधान के खिलाफ कोई भी विधि कानून मतलब या फिर कोई नियम बना दिया गया है तो हम उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। तो पहला हो गया गाइस गलत। फिर लिखा है भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो गाइस ये भी गलत है। अगर संविधान में संशोधन हो रहा है और अगर वो मौलिक स्ट्रक्चर या मूल जो ढांचा होता है उसके खिलाफ है तो बिल्कुल उच्चतम न्यायालय क्या है, प्रश्न उठा सकता है कि भैया ये उल्लंघन कैसे कर रहा है संविधान का, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर भी लिखा है ना तो प्रथम ना तो सेकंड, यानी कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। आइए इसकी क्या व्याख्या है गाइस इतनी बड़ी। लिखा है भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य, केंद्र या राज्य सरकार। तो गाइस राज्य का मतलब ये स्टेट नहीं है, राज्य का मतलब होता है केंद्र सरकार को भी आप राज्य बोलते हो, राज्य सरकार को भी आप राज्य बोलते हो। तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में आता है गाइस मौलिक अधिकार। तो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जो है मतलब जो आपके फंडामेंटल राइट्स है उसको छीनती है। मतलब जो आपका राज्य है, राज्य यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो आपके मौलिक अधिकारों को छीनती है, ठीक है, या उसको कम करती है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाएगी प्रत्येक जो कानून होते हैं विधि उल्लंघन की मात्रा तक
क्या है, शून्य होती है। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून बनता है तो वो क्या हो जाता है, आपका शून्य हो जाता है। फिर लिखा है इस आधार पर ही आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि अभी हमने पहले देख लिया। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की अधिकारिकता प्राप्त होती है। मतलब इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अगर असंवैधानिक बताना है तो आर्टिकल 32 के तहत बता सकता है, रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट को ही अवैध बताना है तो वो कितने को, आर्टिकल 226 के तहत किसी भी विधि यानी कि कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट्स के लिए है। तो इसमें लिखा है कि तो पहला जो है आपका कथन 1 अनुच्छेद 228 ए के रूप में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो होता है 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, 228 ए। परंतु 43वें संविधान संशोधन कब, 1977 से इसे जो है निरसित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अरे साथ ही केशवानंद भारती जो वाद है 1973 में, तो उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तुत संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है। मतलब इसने कहा कि क्या उच्चतम न्यायालय प्रश्न उठा सकता है अगर कोई ऐसा संशोधन होता है संविधान का, तो बिल्कुल है, हाँ उठा सकता है। ठीक है, कौन सा वाद इसने बताया है, कौन सा केस के बाद ऐसा हुआ है, जब केशवानंद भारती वाद आता है 1973 में। उसके बाद हम संविधान के मूल ढांचे की बात करते हैं कि भैया आप कुछ भी चेंज कर सकते हो लेकिन इस मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यदि वह संशोधन जो है संविधान के मौलिक ढांचे या मूल ढांचा एक ही बात है का जो है उल्लंघन करता प्रतीत होता है, ठीक है, तो मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट आके बैठ सकती है और कह सकती है कि भैया ये जो आपने करा है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है, तो प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन, तो देखिएगा इस क्या है, अभी यहाँ पे एक नई चीज़ पता चलेगी आपको। तो प्रचलित कहाँ का है, न्यायिक पुनर्वलोकन भारत में है और देखिए यूएसए में भी है। ठीक है, भारत के संविधान के आर्टिकल 13 द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रावधान किया गया। कौन सा आर्टिकल है गाइस, आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो यूएसए के संविधान से प्रेरित है। मतलब यूएसए में भी ऐसा ही कुछ है। जबकि अब देखिए जबकि वाला इंपॉर्टेंट है, जबकि जो यूनाइटेड किंगडम की यानी कि यूके की अगर बात करें तो में जो संसद है, संसद सर्वोच्च है। ठीक है, और इसके द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि इसने कहा है इंडिया में अगर हम बात करें या अमेरिका में बात करें तो अगर जो है संसद है, ठीक है, संसद कोई कानून बनाती है, ठीक है, कोई लॉ बनाती है, कानून बनाती है, तो वैसे इस पे जो है आप न्यायालय इस पे बात कर सकती है, इसको बंद खत्म कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। बट वहीं यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो गाइस संसद सर्वोच्च होती है। भारत में कौन है सर्वोच्च है गाइस, न्यायालय सर्वोच्च होता है, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो यूके में संसद जो करेगी वो सब सही है, उसके अगर कोई कानून बनाती है तो न्यायालय उस पर चुनौती नहीं दे सकती है संसद को वहाँ पे। ठीक है, ये इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट था कि यूके में आपका संसद जो है सर्वोच्च होती है, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति न्यायालय के पास नहीं है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो वैसे कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा उधार की वस्तुएं हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान ही है वो बहुत सारे देशों के संविधान से बहुत सारे प्रावधानों को लेकर बनाया गया है। अब इसमें लिखा भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण है उसकी जो क्षेत्र है वो सीमित है। चलिए ये वाला तो हमारा सही है। पहला देखते हैं कि इसने क्या कहा है। तो गाइस देखिए क्या लिखा है, न्यायिक पुनरीक्षण की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र जो है अमेरिका की तुलना में सीमित है। हालांकि केशवानंद भारतीवाद या मेनका गांधीवाद 1978 आदि के बाद क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक पुनरीक्षण के क्षेत्र को विस्तृत किया गया है, फिर भी यह संवैधानिक दायरे में सीमित है। मतलब हर एक चीज पे नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण क्या है कि अमेरिकी संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत अपनाया गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायिक पुनरीक्षण का आधार है। देखिए दो चीज़ यहाँ पे दे रखी है, इसने कहा यूएसए है एक और एक है इंडिया। तो इसने कहा न्यायिक पुनरीक्षण की बात हो रही है, तो गाइस इसमें होता है, इसने कहा कि भैया भारत में जो है थोड़ा सा लिमिटेड है, ठीक है, सीमित है न्यायिक पुनरीक्षण।
किसके कंपैरिजन में? अमेरिका के, यूएसए के कंपैरिजन में भारत में क्या है, सीमित है। देखिए अमेरिका में एक्चुअली कौन सी प्रक्रिया यूज होती है? विधि की सम्यक प्रक्रिया, मतलब, और हमारे यहाँ कौन सी होती है भारत में? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब गाइस इसका ये है, सपोज कि संविधान में कुछ लिखा है, ठीक है, संविधान में कहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा करना मतलब अगर आप ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर आप ये करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, मतलब जैसा कानून बना है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित, मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। जैसा कानून बना है हम उसी का अनुपालन करते हुए चलेंगे। लेकिन अमेरिका की बात करें तो विधि की सम्यक प्रक्रिया, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, देखिए कि सपोज कि कुछ कानून है और लगता है कि भैया इसमें थोड़ा सा चेंज कर, ये जो लिखा है ना कि हर एक केस एक जैसा नहीं होता है, यहाँ पे कुछ और आपको निर्णय देना चाहिए था, यहाँ पे सिचुएशन को देखते हुए कुछ और निर्णय देना चाहिए था, तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। बट भारत में जैसा कानून है सभी एक जैसा ही चलेगा जब तक उसमें हम संशोधन नहीं कर देते, ठीक है। तो यही है कि यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है, तो ये जो है आपका कथन ए जो है बिल्कुल सही है। दूसरी और क्या है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से विभिन्न जो है प्रावधानों को लिया गया है, तो आपका दूसरा भी सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है, तो आंसर होगा बी। फिर लिखा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है। अभी हमने पढ़ा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसी लॉ होगा, जैसा कानून होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 13, 32, 131 से लेकर 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246, 372 आदि के तहत न्यायिक पुनर्वलोकन की जो है व्यवस्था निहित है, मतलब इसके अंदर है, आपको मिलेगा न्यायिक पुनर्वलोकन, ठीक है। अब लिखा है भारत के न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है? विधि, क्या लिखा है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं, और यह अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर क्या होगा? न्यायालय जो है न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो गाइस इसमें कुछ नहीं है, बस यही है, जैसा कानून है उसके अकॉर्डिंग चलिए, और जो आपकी संविधान है उसका जो मूल स्ट्रक्चर है उसको परिवर्तित करने की कोशिश ना करिए। अब लिखा है कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह गाइस आंतर है विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रख दे। देखिए भाग 3 में क्या है गाइस, भाग 3 में हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में है समता का अधिकार, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, ओके, मतलब विधि के समक्ष समानता का मतलब यह है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, यानी अमीर के लिए भी वही कानून है, गरीब के लिए भी, आदमी के लिए भी, औरत के लिए भी, बच्चे के लिए भी, सबके लिए सेम कानून है। नहीं, बच्चे के लिए थोड़ा लगेगा इसे। फिलहाल आप समझिए कि विधि के समक्ष समानता यानी विधि के समक्ष सभी समान है, ठीक है। सबको एक जैसा दंड मिलेगा, सबको एक जैसा वो मिलेगा, सबको जो भी मिलेगा एक जैसा ही मिलेगा। तो इसने कहा कि कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाता है अगर हम क्या करें कि इस वाले को जो आपका फंडामेंटल राइट से हटाकर संविधान में कहीं और लिख दें। तो गाइस बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, असंवैधानिक उस कानून को घोषित कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपकी फंडामेंटल राइट से यानी कि मौलिक अधिकार है तो आप उसको हटा के कहीं और कैसे रख सकते हो, आपको उसी भाग में रखना पड़ेगा जहाँ पे मौलिक अधिकार हैं। अगर कहीं और रख देंगे तो गाइस वहाँ तो सारा चैप्टर ही चेंज हो जाएगा, मौलिक अधिकार से हटके वो अगर मूल कर्तव्य बन गया तो चीज़ें तो चेंज हो जाएंगी। और हमने कहा है कि आपको जो है अपने संविधान का जो मूल ढांचा है उसको तो परिवर्तित करने का अधिकार ही नहीं है, मतलब संसद नहीं कर सकती उसको चेंज, ठीक है। तो जो है सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर देगी। चलिए आइए देखें क्या कहानी लिखी है इसमें। तो कैसे लिखा है, कोई भी संविधान जो है संविधान जो है संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वे विधि के साथ समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर कहीं और रख दे, तो क्योंकि भाग 3 जो है आपका 13(2) का उल्लेख करता है। भाग 3 का अनुच्छेद 13(2) ये उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में
दिए गए अधिकार को छीनती हो और न्यून करती हो, और यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य घोषित होगी। तो आर्टिकल 13(2) में कहा है कि ना तो आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हो, हटा सकते हो, ना कम कर सकते हो। अगर ऐसा होता है तो हम उस विधि को यानी कि उस कानून को शून्य घोषित कर देंगे, यानी कि खत्म मानेंगे ही नहीं। फिर लिखा है संविधान की व्याख्या करने का जो है अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो गाइस किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का प्रहरी कहा जाता है, संरक्षक माना जाता है। फिर लिखा है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा है? सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का भावकत्व निहित है सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिकता है। तो इसने कहा कि संवैधानिक वैधता के संबंध में क्या सिर्फ और सिर्फ जो आपकी है अधिकारिकता सर्वोच्च न्यायालय की ही है कि संवैधानिक वैधता बताना है? तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है? एक ये कहा इसने। फिर कहा सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। बिल्कुल सही, ये वाला तो सही है गाइस, आर सही है। चलिए आइए आंसर देखिए क्या है। देखिए आर सही है और ए क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम संविधान की वैधानिकता की बात करते हैं कि यार जो भी कानून बना है वैध है, अवैध नहीं है, तो इसका क्या अनन्य अधिकार जो है सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये सर्वोच्च न्यायालय कह सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय के अलावा हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय भी कह सकता है कि भैया ये असंवैधानिक है? तो बिल्कुल गए सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकता है, और क्या है आपका हाई कोर्ट भी कह सकता है कि भैया जो कानून आपने बनाए हैं वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो पहला वाला तो गलत होता है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो सही है। अब लिखा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रहरी है, संरक्षक है, तथापि केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकारिकता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह क्या है, उच्च न्यायालय भी संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा जो अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकता है और संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यानी कि आप गए हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है। अब आपको पसंद नहीं आई बात, इसने कैसे कह दिया कि भैया असंवैधानिक है, हम अपील करेंगे कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। मतलब ये भी असंवैधानिक घोषित कर सकता है, लेकिन अगर आप इसकी बात से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है उल्लेखनीय है कि आर्टिकल नंबर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131A के तहत केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिकता संबंधी उपबंध और आर्टिकल 226A के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन क्या है, उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की वैधता पर जो है विचार न किए जाने संबंधी उपबंध किए गए थे। तथापि आर्टिकल 43वां संविधान संशोधन 1977 द्वारा जो है इन्हें निरसित कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, फिर अयोग्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते गए। यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। चलिए आइए समझते हैं। तो गाइस देखिए क्या होता है, संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम और उच्च न्यायालय को दिया गया है। मतलब इसकी जो मूल अधिकारों की रक्षा का अधिकार किसको दिया है गाइस? सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया है और हाई कोर्ट को भी दिया गया है। मतलब कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाके कह सकते हैं, और अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं ना गाइस, रिट जारी करते हैं। ठीक है, अब रिट होती है हमारे पास 5 प्रकार की। ठीक है, तो 5 कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रश्चात संबंधी रिट जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने सब पहले पढ़ चुके हैं आप पिछले चैप्टर्स में। तो लिखा है से सभी प्रश्नगत मामले उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता में आते हैं। आइए देखें क्या जो है हाई कोर्ट के पास अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके? सुप्रीम कोर्ट के पास है। एक तो हो गया केंद्र और राज्यों के बीच में अब विवाद है, तो आप सिर्फ
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किसी हाई कोर्ट में नहीं। राज्यों की परस्पर विवाद, यानी कि दो राज्यों के बीच में ही सपोज विवाद है, तो गाइस इसमें भी आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ उच्च न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। संविधान के उल्लंघन के से संरक्षण की बात करें तो भी आप कहाँ जाएंगे गाइस, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन कहाँ गया गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत। 5 प्रकार की रिट होती हैं, तो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। कौन से आर्टिकल के तहत, 32। लिखा है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो गाइस ये बढ़ाने का अधिकार किसको दिया गया है, आपकी पार्लियामेंट को, यानी कि संसद को दिया गया। देखिए संविधान के आर्टिकल 138 के तहत संसद जो है विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिकता है या उसकी शक्तियां हैं उसमें वृद्धि कर सकती है। ठीक है, कानून के द्वारा कर सकती है, संसद कर सकती है सिर्फ, यानी कि विधानमंडल। आर्टिकल 138 के खंड 1 के अनुसार विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। अब लिखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा जो है बढ़ाया जा सकता है। फिर अभी हमने पढ़ा गया संसद के द्वारा, और लेकिन कानून बनाकर, विधि बनाकर, ऐसे नहीं कि अपने मन से ही। लिखा है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार। तो गाइस किसको अधिकार है, राष्ट्रपति को। यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी कानून के विषय में कोई परामर्श लेना चाहता है, ठीक है, तो किसके पास जा सकता है, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है। तो आर्टिकल 143(1) के तहत राष्ट्रपति को विधि और तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में अगर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। फिर लिखा है, उच्चतम या उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक जो है अभिदेशन किया है। तो इसमें अभिदेशन किया है खंड 143 आर्टिकल 143(1) में। ठीक है, तो ये आर्टिकल है गाइस, और ये क्वेश्चन आया 98 में है, यूपी लोअर सब प्री, अब नहीं पूछ सकता ये क्वेश्चन कभी। तो गाइस यहाँ पे लिखा है, जो वर्ष 1998 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को जो है एक अभिदेशन आर्टिकल 143(1) के खंड 1 के तहत किया था। अब लिखा है, 3 जजेस केस के नाम से प्रसिद्ध सर्वोच्च न्यायालय के 3 वादों में ये तीसरा वाद है। मतलब 3 ऐसे केस आए, केस फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जजेस केस। तो थर्ड जजेस केस की बात होगी। इसी में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्धारित किया था कि उपयुक्त संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश कोलिजियम के परामर्श से है। ठीक है, तो इसने लिखा है कि इसने कहा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका परामर्श का मतलब क्या है। खाली और खाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श नहीं मांग रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी कि टोटल मिला के हो गए 5, इन सब का परामर्श मिला दिया जाए तब माना जाता है मुख्य न्यायाधीश का परामर्श। फिर लिखा है, उच्चतम न्यायालय की परामर्शीय अधिकारिकता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गाइस दूसरा और तीसरा सही है। आइए देखें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, परामर्शी अधिकारिकता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। मतलब उच्चतम न्यायालय की एक पीठ होगी जिसमें कुछ क्या है, न्यायाधीश होंगे। तो ये अगर सपोज 5 है तो ये पूरी की पूरी पीठ सुनवाई करती है इसमें। ठीक है, फिर इसमें लिखा है, परामर्शी अधिकारिकता के अधीन
प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। इसका मतलब ये कि सरकार ने क्या किया कि परामर्श लिया किससे, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। अब कहो कि भैया इसने कोई परामर्श दे दिया, ठीक है, अब क्या आप ये कह सकते हैं कि परामर्श जो है सरकार के लिए बाध्यकारी है? तो नहीं, सरकार इसे माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, तो ये दो सही है गाइस। और इसमें लिखा है उच्चतम न्यायालय के लिए ये बाध्यकारी है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले पर अपना मत व्यक्त करे। तो देखिए गाइस, ये कुछ बाध्यकारी नहीं है। दूसरा इसने कहा उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शीय अधिकारिकता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो गाइस ये भी गलत है। चलिए आइए समझते हैं इसे। तो लिखा है आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के दो प्रकार के विषयों पर जो है सलाह मांग सकता है। मतलब जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से दो तरीके से सलाह मांग सकता है। एक, लोक महत्व के विषय में विधि और तथ्य संबंधी, यानी कि लोक कल्याण की बात हो रही है, उससे संबंध में कोई कानून है या तथ्य है, तो उस पर जो है आपका प्रेसिडेंट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। दूसरा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते या अन्य समकक्षीय विषयों पर, ठीक है। पूर्व मतलब पहले के, ठीक है, तो उस पे भी पहले के मतलब हो गया इस ना स्वतंत्रता के, अगर हम पहले 1947 से पहले की बात करें तो उससे पहले की जो भी संधियां हैं, समझौते हैं या कोई आपका समकक्षीय विषय है, तो उस पे जो है राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है। इन्हें प्रथम प्रकार के मामले में, यानी कि ये वाला लोक महत्व वाले में मामले में परामर्श देना जो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब ये वाला जो है लोक महत्व के मामले में अगर प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है तो सुप्रीम कोर्ट का मन है तो देगा परामर्श, नहीं मन है तो नहीं देगा। आपको ये सुप्रीम कोर्ट पे बाध्यकारी नहीं है कि तुम बताओ ही बताओ। लेकिन जो दूसरा वाला है ना गाइस, उसमें क्या है, परामर्श अवश्य देगा। मतलब जो सेकंड वाला है, इसने कहा 1947 से पहले अगर कुछ हुआ है और राष्ट्रपति उसके बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना चाहता है तो जो है सुप्रीम कोर्ट पे ये बाध्यकारी है कि वो उसका परामर्श देगा ही देगा। तो परामर्शीय अधिकारिकता की शक्ति के अधीन जो है प्राप्त निर्देश पर सुनवाई कम से कम 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ करेगी। मतलब जो परामर्श प्रेसिडेंट लेता है ना सुप्रीम कोर्ट से, तो इसमें एक बेंच बनती है गाइस, बेंच या एक पीठ कह सकते हैं, पीठ बनती है, उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश तो होने चाहिए, यानी कि एक बंदा जाके परामर्श दे, यानी कम से कम जो पीठ होती है वो 5 सदस्यीय होनी चाहिए। अब लिखा है न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि भैया ऐसा कर लो, ऐसा करना चाहिए। अब मन है सरकार का, ठीक है, कि भैया इसे माने चाहे ना माने, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि एक बार में केवल एक ही परामर्श हेतु निर्देश भेजा जाए, मतलब एक से ज़्यादा के लिए भी निर्देश भेजा जा सकता है। अब लिखा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ऊपर वाला ही था गाइस, व्याख्या और कुछ नहीं थी। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है तभी जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है। जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के से ऐसे परामर्श के लिए कहता है तो ये इसको परामर्श दे देता है या दे सकता है। आर्टिकल 143(1) के तहत भारत का जो उच्चतम न्यायालय है कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उसे ऐसा जो है परामर्श के लिए कहता है या मांगता है, कहता है भैया ये परामर्श दे दो यार इस विषय पे, तो सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को परामर्श दे देता है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रक्रिया का या ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है। मतलब उसको लगता है यार ये इस पे परामर्श लेना बहुत जरूरी है, किससे, सुप्रीम कोर्ट को। जब ऐसा राष्ट्रपति को लगता है तो वो परामर्श लेता है, तो वह उस प्रश्न को जो है विचार करने के लिए उस न्यायालय को क्या है निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह उचित समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपना परामर्श दे देगा। मतलब कि वही है गाइस, सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को परामर्श देगा जब राष्ट्रपति को लगता है कि भैया इस पे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिए बिना काम ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि और तथ्यों के विषय में सलाह देता है, बिल्कुल देता है। तो स्वपेषण पर मतलब व्यापक लोकहित के विषय पर, हमने कहा लोकहित के विषय पर यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तब केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित। तो गाइस देखिए, तो
इसका आंसर है 2 यानी कि स्वप्रेषण पर मतलब व्यापक लोकहित के किसी विषय पर। यदि वो ऐसी कोई सलाह मांगता है, राष्ट्रपति अगर ऐसी कोई सलाह मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट दे देगा। लिखा है गुजरात में विधानसभा के हाँ गई, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही था? सिर्फ दूसरा सही था, जब मांगा जाएगा तब देगा। चलिए आगे लिखते हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव 2002 में, तो गाइस ये 2003 का क्वेश्चन, ये अब नहीं आएगा। तो 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया। मतलब क्या है, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ किया गाइस? तो जो वही जो परामर्श देता है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत। अब यहाँ लिखा है मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। ठीक है, किसके प्रति? संविधान के प्रति। कोई एक बंदा है, शपथ ले रहा है। ठीक है, तो ये कोई बंदा है, वो क्या कर रहा है? शपथ ले रहा है। शपथ क्या ले रहा है? मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। ये शपथ ली जाती है। ये बंदा कौन है जो ये इस तरीके की शपथ ले रहा है? तो गाइस वो क्या है? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये संविधान के अनुसूची 3 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा शपथ ली गई शपथ का है। ठीक है, कौन कौन ले रहा है? एक तो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो ले रहा है, और CAG कैग ले रहा है यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक ले रहा है। अब देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो गाइस किसके पास है? किसी न्यायालय में चल रहा कोई है, केस चल रहा है। ठीक है, तो ये कोई आपका कोर्ट है। ठीक है, कोर्ट 1 है, तो इसमें कोई केस चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट उठाएगा इस केस को और कोर्ट नंबर 2 में भेज देगा। ठीक है, ये अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो यह लिखा है देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान यानी कि किसी दूसरे स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो आर्टिकल 139 का सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि IPC की धारा 25 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत, ठीक है, ये प्रोसेस होगा। लेकिन जबकि क्या है, उच्च न्यायालय केवल अपनी अधिकारिकता वाले राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के मामले का अंतरण कर सकता है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे देश में कर सकता है कि यहाँ से केस उठाए और यहाँ को दे दे। लेकिन अगर वहीं हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो गाइज वो एक जिस स्टेट का हाई कोर्ट है तो सिर्फ वो वहाँ पे उस स्टेट के अंदर ही कर सकता है ऐसा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है सूची 1 एंड सूची 2 वाद यानी कि कोई केस है और किस विषय पर है वो केस, हम उसकी बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पे बताना है, मैच करना है। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्ट। तो एक है AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो ये किस विषय पर केस था? तो ये था आपका निवारक अवरोध की प्रक्रिया। दूसरा है गाइस सबसे पहले देख लेते हैं खतरनाक क्वेश्चन आया कहाँ है। तो ये राजस्थान का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर दूसरा है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, स्वतंत्र भाषण पर रोक। फिर है शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, तो संविधान संशोधन की संसद की शक्ति पर है। फिर है चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, तो इसमें है शिक्षक संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता, जो शिक्षण संस्थान है उसमें प्रवेश के लिए समानता। ठीक है, तो गाइस इसमें हम अपने मतलब की अगर बात करें तो जो इम्पोर्टेंट है, एक तो शंकरी प्रसाद वाला आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा आप ये याद रखिएगा चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, ये दोनों हैं। तो इसमें क्या है, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु, और शंकरी प्रसाद में है संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य भी है निवारक अवरोध की प्रक्रिया। तो ये तो इम्पोर्टेंट, ये थापर वाला है तो गाइस राजस्थान में होगा। फिलहाल ये UPPCS के लिए तो कम है थोड़ा, बिहार में भी नहीं। अब लिखा है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? तो ये जो केस है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये किस विषय पर था? तो गाइस ये था आपका सरकारी नौकरियों में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी कि OBC के लिए आरक्षण की बात है। कौन सी नौकरी में? सरकारी नौकरी में। कौन सा केस है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। तो गाइस ये है आपका इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये केस इम्पोर्टेंट है मतलब।
तो लिखा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद कब हुआ था? 1992 में। सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय जो संविधान पीठ है, मतलब जो बेंच थी उसमें कितने न्यायाधीश थे? 9। तो इस का जो निर्णय है वो क्या है? सरकारी नौकरी में ओबीसी को आरक्षण से संबंधित है। तो इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ओबीसी है उसको 27% जो है आरक्षण देने की सरकार के निर्णय को जो है बरकरार रखा। देखिए क्या था कि ओबीसी को जो ना मंडल आयोग था, ठीक है, मंडल आयोग के की सिफारिश पर या रिपोर्ट पर क्या होता है? ओबीसी को 27% जो है आरक्षण दिया गया। तो इसको जो है यहाँ पे क्या है? बरकरार रखा, राइट। किंतु क्या है, साथ ही यह भी निर्णय दिया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखना चाहिए। मतलब इसने कहा ओबीसी में ही अगर जो क्रीमी लेयर वाला हिसाब किताब है ना गाइस, यानी कि हम कहते हैं कि 8 लाख रुपए है, 8 लाख से कम वालों को तो आरक्षण दे दो, 8 लाख से जिनके एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है उसको आरक्षण मत दो, तो वो 8 लाख से ज़्यादा वाली क्या हो गई? क्रीमी लेयर हो गई। तो इनके लिए प्रावधान नहीं था। तो इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत कुल आरक्षण जो है 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो गाइस 15(4) 16(4) के तहत कहा कि भैया आपका एससी, एसटी, ओबीसी या जो भी आरक्षण जितना मिल रहा है इन सबको, सपोज इसे कुछ मिल रहा है, इसे कुछ मिल रहा है, इसे कुछ मिला है, तो ये जो है टोटल मिलाकर 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया? तो आर्टिकल 355। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो उच्चतम न्यायालय ने 2005 को सर्वानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ वाद में दिए गए अपने फैसले के तहत प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के आर्टिकल 355 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। कौन से आर्टिकल के? तो इसके आधार पर इसका उल्लंघन हो रहा है करके तो क्या करा? इस अधिनियम यानी कि इस जो कानून है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रवासी पंचाट अधिनियम 1983 अवैध रूप से जो भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा था। मतलब इसने कहा कि भारत में जो घुसपैठ हो रही थी उसको बढ़ावा दे रहा था ये। तो इस कानून के रहते केंद्र आर्टिकल 355 के तहत देश की सुरक्षा और संरक्षा के अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला असम में भारी संख्या में जो बांग्लादेशी उनके अवैध घुसपैठ के संदर्भ में दिया। मतलब जो ये कानून है गाइस उसको क्या बोल दिया गया? असंवैधानिक बोल दिया गया। क्यों बोल दिया गया? क्योंकि क्या हो रहा था गाइस, भारत में जो यहाँ वाला असम वाला पार्ट था ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, बांग्लादेश से बहुत सारे जो है आपके जो लोग थे वो क्या है घुसपैठ कर रहे थे असम में। ठीक है, अब वहाँ क्या हो रहा था उसकी बात हम नहीं करेंगे, क्यों लोग भाग भाग के असम में आ रहे थे। तो इस कानून की वजह से क्या हो रहा था ना, ये जो घुसपैठ हो रही थी इसको बढ़ावा मिल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये कानून जो है इस घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? असंवैधानिक घोषित कर देंगे। तो आर्टिकल 355 में उपबंध है, क्या है उपबंध? कि जो है संघ का ये कर्तव्य होगा कि वे बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य के सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाए जाना सुनिश्चित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2003। तो गए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, आई समझते हैं। TDSAT सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के लिए अपीलेट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल है। इसकी जो स्थापना 1997 में भारतीय दूर मतलब क्या ट्राई अधिनियम में वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई थी। ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ठीक है, अधिनियम तो इस अधिनियम में वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई थी। अब इसका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में किसी भी विवाद या न्यायिक समाधान करना, विवाद का न्यायिक समाधान करना। फिर लिखा है दूरसंचार ब्रॉडकास्टिंग एयरपोर्ट ट्रैफिक संबंधी मामले में इसके निर्णय के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। मतलब अगर ये कोई निर्णय दे देता है
ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, अगर ये निर्णय दे देता है, अगर आपको लगता है कि निर्णय गलत है, सहमत नहीं है आप, तो अपील कर सकते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। जबकि साइबर मामले में इसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो दो चीज़ हो गई, जो इससे ये ट्रिब्यूनल है, अगर इसने कोई निर्णय दे दिया, ठीक है, तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मामला है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इनफैक्ट हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं एंड देन बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है इसमें क्या है, आप हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो 2008 का ये क्वेश्चन है। तो वैसे प्रश्नकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थी, ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 2010 में नियुक्ति प्रदान की। और इससे पहले ये जो है पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थी। तो नाम क्या है आपका, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में बनी तो महिला न्यायाधीश। उससे पहले ये हाई कोर्ट में क्या थी, पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थी। फिर लिखा है इससे पहले जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस रूमा पाल भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। तो ये फीमेल जस्टिस हैं जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुकी हैं। और फिर लिखा है कि 13 सितंबर 2011 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुई थी, ठीक है। और में लिखा है तथा सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला न्यायाधीश थी। कौन सी, ये प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। अभी कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, तो ये 5वीं है, ठीक है। अब इसके आगे इसके पश्चात क्या होता है, 2014 में जस्टिस आर बानुमति और 2018 में जस्टिस इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी। फिर लिखा है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र महिला जस्टिस क्या है, इंदिरा बनर्जी हैं। अभी फिलहाल जो एकमात्र हैं फीमेल जज जो है वो है आपका इंदिरा बनर्जी प्रेजेंट, और 2018 को इस पद पर नियुक्त हुई। तो सर्वोच्च न्यायालय में कुल मिलाकर जो है 8, देखिए 1 2 फातिमा बीबी, 3 सुजाता मनोहर 3 हो गए, 4 आपके हो गए जस्टिस रूमा पाल, 5th हो गए रंजना प्रकाश देसाई, 7th हो गए आप 6 नहीं 5th हो गए, 6 हो गए गाइस जस्टिस आर बानुमति, और फिर उसके बाद है जस्टिस इंदु मल्होत्रा 7, और फिर इसके बाद इंदिरा बनर्जी 8। तो अभी तक टोटल जजेस की बात करें फीमेल तो 8। फिर लिखा हाल में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नहीं थी? तो गैस ये जो है एल नागेश्वर राव, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है ये। तो ये जो है आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं रहे हैं, और जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इन्हें कहा सुप्रीम कोर्ट के वो न्यायाधीश बताओ आप जो इससे पहले क्या है किसी हाई कोर्ट में क्या है न्यायाधीश रहे हों ना रहे हों, ठीक है। तो ये और ये पहले, चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। एक आपके हो गए DY चंद्रचूड़, फिर है न्यायाधीश AM खानविलकर और न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश L नागेश्वर राव, ठीक है। ये हो गए जब 2016 में ये 4 जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। तो इसमें L नागेश्वर राव जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पहले किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं थे। बस एक ये बंदे हैं जो कहीं और जो है न्यायाधीश नहीं थे, मतलब किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश नहीं थे, ठीक है। तो नागेश्वर राव, L नागेश्वर राव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है बल्कि ये क्या है सर्वोच्च न्यायालय में ही वरिष्ठ अधिवक्ता थे, एडवोकेट थे, ठीक है। 2003 से लेकर 2004 तथा 2013 से 14 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे ये, मतलब ये किसी हाई कोर्ट में जज नहीं थे, ठीक है। अब इसके पश्चात 2018 में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ऐसी पहली महिला बनी जो सीधे अधिवक्ता बार से क्या है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त हो गई। मतलब वो अधिवक्ता बार में थी इंदु मल्होत्रा, फिर वो क्या बन गई, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन गई।
इसमें लिखा है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से थे। जो हम गाइस पीआईएल जब दाखिल करते हैं ना, तो जब ये शुरुआत हुई थी ना, पीआईएल जनहित याचिका की जब शुरुआत हुई थी, तब उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। अब मुख्य पीआईएल क्या होता है या फिर जनहित याचिका क्या होती है गाइस, सपोज कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, या फिर एक कोई समूह है, ठीक है, तो इनके ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है, मान लीजिए हो रहा है, तो क्या है कि ये बंदा अगर आपका कोर्ट नहीं जा पा रहा है तो कोई बात नहीं, इसकी जगह कोई और बंदा जो सक्षम है, जिसको नॉलेज है, वो कोर्ट जा सकता है, यहाँ याचिका दायर कर सकता है। या इस समूह को के ये कोई समूह है, ठीक है, वो खुद से नहीं कोर्ट जा पा रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई भी बंदा या कोई भी ऐसा ग्रुप जो है इसके मतलब इसकी हेल्प करने के लिए या इसकी तरफ से जो है कोर्ट जा सकता है, वो होती है जनहित याचिका। तो इसमें लिखा है भारतीय, तो इसने कहा जब ये चीज़ शुरू हुई थी तब जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो कौन थे। लिखा है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिका यानी कि पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित मामले में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीएन भगवती द्वारा वर्ष 1979 में क्या है हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य वाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई। हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य वाद 1979 में, तो इस याचिका की पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल करी इस याचिका को, ठीक है। इसे जनहित याचिका की माँ, मदर ऑफ पीआईएल के नाम से जाना गया। कौन है गाइस, क्या नाम याद रखेंगे पीआईएल की मदर, पुष्पा कापिला हिंगोरानी, ठीक है। उल्लेखनीय है कि जिस समय जो आपका पीएन भगवती ने यह याचिका स्वीकार की थी, उस समय वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ना कि मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 1973 में हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका जो कार्यकाल था 1985 में था। 1985 से लेकर 1986 तक था, जबकि पहली जनहित याचिका होने के समय कौन, वाईवी चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अतः दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं। तो गाइस कौन थे उस वक्त आपके मुख्य न्यायाधीश, तो वाईवी चंद्रचूड़ थे। आइए देखें विकल्प, देखें क्या है कि देखिए गाइस इसमें वाईवी चंद्रचूड़ है ही नहीं, हालांकि इसमें ये पूछा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये होगा वाईवी चंद्रचूड़, राइट। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है ये। तो आगे बढ़ते, तो लिखा जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो इसमें न्यायिक पहल द्वारा। फिर लिखा है न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, ठीक है। और न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर जो है भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित यानी कि पीआईएल के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो गाइस आंसर है आपका 2। चलिए आइए समझते हैं। तो इसे लिखा है जो न्यायमूर्ति हैं वीआर कृष्ण अय्यर 1973 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, वे कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, ठीक है। तो ये इसने कहा कि हम मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं गए, ये कभी भी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, तो पहला गलत। न्यायाधीश पीएन भगवती और न्यायमूर्ति अय्यर जो है आपका पीआईएल को जो है प्रारंभ करने और प्रोत्साहित करने के लिए जाने जाते हैं। कौन, न्यायमूर्ति अय्यर एंड पीएन भगवती। तो आंसर मतलब दूसरा, तो न्यायाधीश वीआर के अय्यर जो है आपके अय्यर जो भारतीय न्यायिक सेवा में पीआईएल के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं, बिल्कुल सही है इस अय्यर। तो ये रहा नाम इनका, न्यायमूर्ति अय्यर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें लिखा है पीआईएल है, मतलब पीआईएल की फुल फॉर्म क्या है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो गाइस इसमें आंसर ये रहा। फिर इसे को हिंदी में जनहित याचिका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में जो है प्रस्तुत की जा सकती है। मतलब आप जनहित याचिका लेके
हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। फिर है इसमें जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। अभी हमने देखा हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। फिर लिखा है यहाँ पे जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने को स्वीकृति देती है। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकते हैं जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ हैं। मतलब इसने कहा कि कोई एक व्यक्ति है न्यायालय तक नहीं जा पा रहा है तो कोई बात नहीं, ये बंदा है जो है इसके मतलब इसके लिए जो है न्यायालय चला जाएगा। ठीक है, तो ये सही है हमारा। तो दोनों ही सही है इनफैक्ट। और जो इसने कहा कि ए भी सही आर भी सही, तो आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। लिखा है जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति या समूह या समाज के हित संबंधी मामले में न्यायिक उपचार की प्राप्ति हेतु न्यायालय जा सकता है, और इस प्रकार दोनों ही सही है। फिर लिखा है लोकहितवाद यानी कि मुकदमे में संकल्पना का उद्गम देश है। तो गाइस ये है यूएसए। आइए समझते हैं। इसने कहा लोकहितवाद जो लोकहित जनहित याचिका लोकहितवाद की संकल्पना का उद्भव जो है कहाँ से हुआ है, यूएसए से हुआ है। ठीक है। फिर लिखा है जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई है, तो अभी हमने पढ़ा यूएसए से हुई है। फिर लिखा है भारत के न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता कहाँ से संबंधित है गाइस, तो जनहित याचिका से। ठीक है। भारत की न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू और जो है पीआईएल दोनों से संबंधित है। यानी कि इसने कहा ये जो है इससे और इससे दोनों से संबंधित है। ठीक है। तथापि वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है। वह न्यायालय है तो वह है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसमें लिखा है 2003 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौन, एम.बी. शाह और आपके दूसरे न्यायाधीश डॉक्टर ए.आर. लक्ष्मण की पीठ ने विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य के वाद में दिए गए निर्णय में यह अभी निर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो इसने क्या कहा कि जो ये क्या है, समानता का अधिकार में आते हैं। तो इसने कहा कि अगर किसी महिला को जो है प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त करना, इसने कहा आर्टिकल 14, 16 और 15 का उल्लंघन नहीं करता है। तो कौन सा वाद था गाइस, विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय और एक अन्य वाद। ठीक है, 2003 की कहानी है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक क्या है आपका पिंजराबंद तोता है। तो इसने तो कौन से ऐसा केस आया था तब ऐसा कहा गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा, तो कोयला आवंटन घोटाला। देखिए क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटाला वाद की सुनवाई के दौरान सीबीआई को क्या बोला, पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब लिखा है समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो इसमें लिखा है कि ये देखिए 2008 के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। चलिए, किस कानून के अंतर्गत ये विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, तो ये किस कानून के अंतर्गत लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई होगी वो इंग्लिश में होगी, तो गाइस भारतीय संविधान के आर्टिकल 348 द्वारा 348 याद रखिए। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ और विधेयकों आदि के लिए जो है प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 348 में। तो इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस भाषा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई कौन सी भाषा में होगी, इंग्लिश भाषा में होगी। यह यूपीपीसीएस मेंस 2013। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा
ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, शेयर करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस यहाँ पे क्या करते हैं ना, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।